केमिकल वेपर डिपोजिशन है जनाब, सीवीडी। उनके रिएक्शन क्या होते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या होते हैं। CVD आपके पास एक डिफ्यूजिव कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ डिपॉजिटिंग स्पीशीज टू अ सबस्ट्रेट विद मेनी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन ड्रिवन बाय अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे वेपर्स के दरमियान रिएक्शन होते हैं इस वक्त जब वो मूव कर रहे होते हैं सबस्ट्रेट की तरफ। ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट की तरफ जाते जाते आपके पास वो आपस में रिएक्शन करते चले जाते हैं, एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि सरफेस पे जाके फिर डिपॉजिट हो जाता है। मैस ट्रांसपोर्ट ऑफ द रिएक्टेंट इन द बल्क, बल्क के अंदर इनके बहुत ज्यादा तादाद में रिएक्टेंट्स को उनको इसके चैम्बर के अंदर जो सीवीडी का होता है उसके अंदर मूव करवाया जाता है। गैस फेज रिएक्शन होते हैं जो कि होमोजेनियस रिएक्शन होते हैं। ज़ाहिर है गैसेस का आपस में जो होता है मिक्सिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैस ट्रांसपोर्ट टू द सरफेस, जो जो मैस आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सबस्ट्रेट की तरफ होती है, सरफेस की तरफ होती है। एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस, अब आपके पास वहाँ पे जो चीज़ बन गई है उसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, सरफेस के ऊपर रिएक्शंस होंगे। अब वो रिएक्शन जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कोई एक जैसे हो, कोई डिफरेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस रिएक्शन, जिसका मतलब ये कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रही, बल्कि गैसेस के अंदर कोई और पार्टिकल्स भी उसके अंदर जिस तरह होता है ना कि फंस के आ रहे हैं और वहाँ पे आके वो रिएक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद सरफेस माइग्रेशन होती है। सरफेस माइग्रेशन का मतलब ये होता है आपके पास एक मॉलिक्यूल जो बन चुका हुआ है, वो सरफेस स्टिक हो चुका हुआ है, वो अभी उसके पास एनर्जी मौजूद है, वो अपने पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज नहीं कर सका। जब वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज नहीं कर सका तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर आगे मूव करेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर ही मूव करेगा आगे। इसको कहते हैं सरफेस माइग्रेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिल्म कंसिस्ट आइलैंड फॉर्मेशन। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे किसी भी जगह पे, तो वहां पे आपके पास फिल्म के ऊपर आइलैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। कहीं आपके पास बहुत ज्यादा एक बंच पड़ा होगा मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, और कहीं आपके पास बिल्कुल थोड़े होंगे। तो इस तरह अप डाउन जो है वो इस तरह आपके पास सरफेस बनना शुरू हो जाएगी, तो आपको आइलैंड बनना शुरू हो जाएंगे, जजीरे बनना शुरू हो जाएंगे। डिजॉर्प्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स। अब मैंने कहा कि जैसे आपके पास कोई ऐसे रिएक्शन होते हैं कि ऐसी गैसेज या ऐसे आपके पास कुछ फेजेस बन जाते हैं जो कि उस फिल्म का हिस्सा नहीं होते और आपकी डिजायर भी नहीं होती कि ये फिल्म का हिस्सा बने, वो भी फिल्म के ऊपर जो है वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि उनको डिजॉर्ब करवाया जाता है। डिजॉर्ब का मतलब ये होता है कि वो सरफेस से उनको रिमूव करवाया जाता है ताकि वो दोबारा वैक्यूम के जरिए से बाहर निकल जाए। ये बाई प्रोडक्ट्स आमतौर पे जो होती हैं वो, फर्ज करें अगर ये सिलिकॉन हाइड्राइड, अगर यहाँ पे इसने गैस एक शो करवाई हुई है, सिलिकॉन डिपॉजिट करना है, लेकिन ये सिलिकॉन हाइड्राइड बाद में ज़ाहिर है जब ये रिएक्शन होगा तो सिलिकॉन डिपॉजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बच जाएगी। अगर इसमें कोई हाइड्रोजन गैस बेसिकली कैप्चर होके इसके अंदर आ जाती है, फिल्म के अंदर आइलैंड में फंस जाती है, तो बाद में इसको थोड़ा सा हीट करवा के इसको बाहर निकाला जाता है ताकि ये डिजॉल्व हो और ये बाहर निकल जाए। ठीक है जी। मैस ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन द बल्क, जो बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे सिंगल गैस था जिसको हमने तोड़ के बना दिया। बाद में ये होगा कि आपको 2 से 3 गैसेज इंसर्ट करवानी पड़ती हैं, उनमें रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के नतीजे में बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। ठीक है, कहीं HCl गैस बन जाएगी, कहीं नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। तो जाहिर उस केस में ये होगा कि आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी निकालना आपके पास आपके तरजीह होता है, तो आप उनको भी साथ के साथ जो है वो निकालते चले जाएं। अब यहाँ पे देखें, ट्रांसपोर्ट टू द सरफेस किया, गैस फेज आपके पास रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में आपके पास मॉलिक्यूल बना, वो मॉलिक्यूल आया सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन अभी उसकी एनर्जी इतनी मौजूद थी कि वो जनाब माइग्रेट करना शुरू हो गया और ये सरफेस के ऊपर माइग्रेट करता हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद अभी इसका रिएक्शन नहीं हो किसी के साथ। रिएक्शन मतलब ये है कि इसने किसी के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाया, अपने कोई जगह नहीं बनाई। अब आपने बाय प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए जनाब फिल्म को हीट किया, तो ये वो हीट अब्जॉर्ब करके दोबारा से एवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये वापस चला गया। इसी तरह ये जो ये वाले आपको ये वाले शो करवाए जा रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली क्योंकि इकट्ठे मौजूद हैं, एक लेयर बना चुके हुए हैं, इसलिए ये क्या करेंगे,
ये वहाँ पे मौजूद रहेंगे, एक आइलैंड बना चुके हैं। आपके पास री री डिसॉर्प्शन जो होगी वो सिर्फ उन एटम या मॉलिक्यूल की होगी जो अकेले होंगे और अभी उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी। ज़ाहिर है अगर आप काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस चीज़ का चांस ज़्यादा होगा कि वो सरफेस को लीव कर जाएँ। जैसे ही आप उस फ़िल्म को जो सबस्ट्रेट है उसको थोड़ा-सा हीट अप करेंगे। ठीक है जी? तो बाय प्रोडक्ट्स ज़ाहिर है वो इस फ़िल्म का हिस्सा बन नहीं सकती। वो अंदर किसी सरफ़ेस के साथ अटैच होके पहुँच तो जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका जो वो होता है एडज़ॉर्प्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग एडज़ॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए वो बहुत ईज़िली जो है वो री-डिसॉल्व हो जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो क्या होता है? एनर्जी सोर्सेज़ फॉर डेपोज़िशन आप जो एनर्जी के सोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा थर्मल होता है, प्लाज़्मा, लेज़र और फोटॉन। ये वो एनर्जी सोर्सेज़ होते हैं जिससे आप किसी मटेरियल की गैस बना के क्योंकि आपने उस वेपर्स बनाने होते हैं ज़ाहिर है, तो वो वेपर्स बना के आप उसके अंदर मूव करवा सकते हैं। अब उसमें आपके पास जब ये वेपर्स होंगी, गैसेज़ बनेंगी, तो ज़ाहिर है आपने उनको एक वो देना है, फ्लो देना है। उस फ्लो में आप देखेंगे कि वो फ्लो के केस में ये फॉर्म में मूव करेंगे और ये नीचे आपने ये सबस्ट्रेट्स रखे हुए हैं जो ब्लू नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इनके रिएक्शन होते जाएँगे और रिएक्शन के नतीजे में वो क्या होते जाएँगे, यहाँ पे नीचे आके वो डिपॉज़िट होते चले जाएँगे। डेपोज़िशन रेट आपके पास ये फिक्स लॉ है, फिक्स का फर्स्ट लॉ है ये और उसके बाद बाउंड्री लेयर थिकनेस आपके पास अगर आप इसकी थिकनेस जो है बाउंड्री लेयर की वो मालूम करना चाहते हैं तो बाउंड्री लेयर मतलब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। जिस तरफ से फ्लो होके आ रहा होता है वहाँ पे जो बाउंड्री होती है अक्सर एटम या मॉलिक्यूल उस बाउंड्री के ऊपर ही डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा दूसरी सूरत में दूसरी फॉर्म ये भी होता है अगर आपके पास यहाँ पे स्लो होगा डेपोज़िशन रेट। बाज़ औक़ात ये होता है अगर डेपोज़िशन रेट ज़्यादा होगा तो इस बाउंड्री पे कम होंगे, जो पहली बाउंड्री होगी। यहाँ पे जो डेपोज़िशन होगी वो कम होगी, दूसरी बाउंड्री पे ज़्यादा होगी। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। स्लो डेपोज़िशन रेट में ज़ाहिर है जो पीछे से आने वाले मॉलिक्यूल हैं वो आके स्ट्राइक करेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अगले मॉलिक्यूल को माइग्रेट करवा सके, तो वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे और वहाँ पे स्टिक होते-होते आपके पास एक हम्प सा बड़ा-सा हम्प सा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आगे जाएँगे, ठीक है? इस केस में जहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है वो गैसेज़ का ज़्यादा है, उस केस में ये होगा कि ज़ाहिर है जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आके पहले मॉलिक्यूल से टकरा के उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह यहाँ पे जो फर्स्ट एज है, वहाँ पे आपके पास जो रेट होगा वो कम होगा थिकनेस जो है वो कम होगी लेकिन आगे जाके आपके पास जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी तो इस तरह यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर हो सकते हैं। अच्छा अब इसमें आपके पास ईटा आपके पास गैस विस्कोसिटी है, रो आपके पास गैस डेंसिटी है इस फार्मूले के अंदर जब आपने बाउंड्री थिकनेस फाइंड आउट करनी है और यू आपके पास गैस स्ट्रीम वेलोसिटी है जो गैस आ रही है इसकी वेलोसिटी है। ठीक है जी। इसको इसने फर्दर जो है वो आगे वो किया इसका डेरिवेटिव वगैरह लिया डेरिवेटिव लेके तो उसको यहाँ तक सॉल्व किया और फिर ये सॉल्व करने के बाद फिर इसकी वैल्यू इसने फिक्स लॉ के अंदर डिपॉजिट कर दी है। ठीक है ये डेल्टा एक्स बेसिकली ये डेल्टा था तो इसने डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके तो ये रिलेशन निकाल लिया तो ये डेरिवेटिव आप इसका खुद ले लीजिएगा आसान है मुश्किल नहीं है। अच्छा उसके बाद मैथ फ्लो कंट्रोल रिजीम स्क्वायर रूट ऑफ गैस अब पीछे फार्मूले में हमने देखा कि ये आपके पास आर ई एल ये एक जो गैस है उसका ज़ाहिर है वो एक गैस कांस्टेंट आर होता है। ठीक है तो ये जो इफेक्टिव आपके पास गैस का वो जो कांस्टेंट होगा उसको आप इस फार्मूले से जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप शो करवा रहे हैं। Thermally activated regime rate limiting step in surface reaction rate limiting step का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिएक्शन हो रहे हैं तो ऐसी कौन से पैरामीटर्स हैं कि जो उस रिएक्शन को सैचुरेट कर देंगे कि उससे मजीद फर्दर आपके पास जो रिएक्शन रेट है वो नहीं बढ़ सकता। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखें यहाँ पे ये गैस का फ्लो है, गैस का फ्लो बढ़ रहा है उसी हिसाब से जो आपका फिल्म का ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रहा है।
लेकिन इस जगह पे जाके फर्दर आपके पास जो ग्रोथ रेट बढ़ना जो है वो रुक गया हुआ। अब आपके पास जो फ्लो रेट, अब आप यहाँ से गैस का फ्लो रेट बढ़ाते चले जाएं तो फर्दर आपके पास ये जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा, सॉरी वो कांस्टेंट हो जाएगा जो आपके पास कंट्रोल रेट होगा। तो ये बेसिकली लिमिटिंग स्टेप होता है। यहाँ पे क्या चीज है जो लिमिट कर रही है, यहाँ पे जो प्रेशर अगर आपके पास है उसको 100 भाई अगर क्या नहीं कौन है ये एलपीसीवीडी केस में 100 पास्कल जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डी जो है वो वेरी लार्ज होता है। डी आपके पास क्या होता है, डिफ्यूजन रेट है, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन हो रही है, डी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास 100 पास्कल प्रेशर रखा जाता है गैसेस का, तो वहाँ पे आपके पास जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी स्लो रहता है। अब यहाँ पे उससे कुछ वो रिएक्टर्स वगैरह दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे वो दिखाया हुआ है कि आपके पास जो एजेस हैं, एजेस पे किस किस्म की हो सकती है। तो इस स्लाइड को जो है वो आप छोड़ दें, इसको मैं चलें बता दूं। स्टेप कवरेज है बेसिकली। स्टेप कवरेज बेसिकली आपके पास इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब आप सबस्ट्रेट्स रखते हैं तो सबस्ट्रेट्स रखने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिन पे ऑलरेडी कर्विंग की हुई होती है, ठीक है। या आपने सबस्ट्रेट्स रखे तो सबस्ट्रेट्स के एजेस बन गए और एजेस के दरमियान वैलीज बन गई हैं। उस वक्त ये बेसिकली जो मसला होता है वो क्रिएट होता है। इसको स्टेप कवरेज कहते हैं। मीन फ्री पाथ एंड सरफेस माइग्रेशन, उसके अलावा इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये होता है वो ये होता है कि मीन फ्री पाथ आपका कम होता है, सरफेस के ऊपर माइग्रेशन हो रही होती है, और दूसरा आपके पास जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो भी जाहिर है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है। मीन फ्री पाथ आपने ये जाहिर है पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। अब ये आपके पास ये उस वक्त का केस है जब आपके पास एक एग्जैक्ट स्टेप की कवरेज होनी चाहिए। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, इसके दरमियान एक वेल की कार्विंग की हुई है, एक वैली बनी हुई है, और अगर इसके ऊपर कवरेज देखा जाए तो एक बड़ी यूनिफॉर्म कवरेज है। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, आमतौर पे होता ये है कि आपके पास या तो इस तरह की कवरेज बन जाती है या इस तरह की कवरेज बन जाती है, ठीक है। मसलन जैसे ऊपर से आपके पास डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है तो ये जो स्टेप्स जब यहाँ पे बन जाते हैं ना इन एजेस के ऊपर, उन एजेस के ऊपर स्टेप्स बनने के बाद आपके पास जो ये नीचे वाली सरफेसेस होती हैं इनका एक्सपोजर उस बीम से कम हो जाता है। जब एक्सपोजर कम हो जाता है तो मोस्टली डेपोजिशन आपके पास इन एजेस के ऊपर होती है, और नीचे जो होती है वो आपके पास स्टेप की कवरेज है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ये स्टेप इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने नीचे जो है वो आके इस स्टेप को वो कवर होने नहीं दिया, और यहाँ पे आपके पास टोटली जो है ये स्टेप जो है वो क्या रह गया, मतलब अनएक्सपोज रह गया। तो यहाँ पे आपके पास कोटिंग जो है वो नहीं हो पाई। ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसमें सीवीडी थर्मल आपके पास एपीसीवीडी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर और वेपर लिक्विड फेज आपके पास सीवीडी है, ये आपके पास ये मौजूद है। उसके बाद प्लाज्मा एनहांस सीवीडी है, फिर फोटोन असिस्टेड सीवीडी है, लेजर असिस्टेड सीवीडी है, और उसके बाद ये मेटल ऑर्गेनिक सीवीडी ये मौजूद है। ये आपके पास उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, और ये आपके पास कोई वेज पड़ा हुआ है उसके अंदर आपने अगर कोई वो डेपोजिशन करनी है तो ज़ाहिर है आपको यूनिफॉर्म डेपोजिशन के लिए उसको मूव उस तरह करवाना पड़ेगा कि वो जो कनकेव सरफेस है उसके ऊपर सही तरीके से जो है वो डेपोजिशन हो। यहाँ पे ये कन्वेक्स शेप है उसके ऊपर आपने ये करनी है। तो ये बेसिकली पिछले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, और ये आपके पास टोटल जो है वो पूरी जो
टेक्निक्स हैं ये उनके बारे में, एक कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो सीवीडी में मौजूद है। ऐसे यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है केमिकल वेपर डेपोजिशन लेजर सीवीडी का, जहाँ पे आपने लेजर को यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर बीम एपिडेक्सी किया हमने, एपिडेक्सी पहले पढ़ लिया था, और यहाँ पे आपके पास जो है वो मेटल ऑर्गेनिक सीवीडी जो है ये उसके लिए उसका वो मौजूद है कि यहाँ पे आप एपिडेक्सी जो है वो कैसे बना सकते हैं। चलें जी, ये ख़त्म करता हूँ